एडवांस इकोनॉमिक्स का जो कोर्स हम आपको कवर करा रहे हैं उसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्थिक विकास के सिद्धांत के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों इस वीडियो के जो नोट्स है वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, कार्ल मार्क्स उन गिने चुने व्यक्तियों में से शामिल हैं जिन्होंने पूरी की पूरी इतिहास का रुख मोड़ा। उनके जो विचार हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो आज भी हैं। उनके विचारों ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चोट मारी वो मारी पूंजीवाद पर। उनका एक मत था और काफ़ी पॉपुलर वो है कि पूंजीवाद जो है वो इस पिशाच के समान है जो लोगों का खून पी के जिंदा रहता है। यानी कि उन्होंने जो पूंजीवाद है उसकी कटु आलोचना की और इस पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से हम आप बच्चों को यही समझाएंगे कि कार्ल मार्क्स के जो आर्थिक विचार हैं वो क्या है, किस तरीके से उनके आर्थिक विचारों ने पूरी की पूरी दुनिया में परिवर्तन लेकर आए। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उससे समझने से पहले देखिए एक कोट है उनका कि माय ऑब्जेक्टिव इन द लाइफ इज टू डेट्रॉन गॉड एंड डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। यानी कि उन्होंने जिंदगी का उद्देश्य बताया गॉड की, मतलब उनका मानना था कि गॉड को हटाना और साथ ही साथ कैपिटल को खत्म करना, ये उन्होंने अपना उद्देश्य रखा। यानी कि वो समाजवादी विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके जो आर्थिक सिद्धांत हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों समझ लेते हैं उनके आर्थिक विचारों के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ, ट्रायर में, और उन्होंने 48 में एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अलावा 1819 में उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और 1845 में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी बुक आई है वो है दास कैपिटल, और इस दास कैपिटल का पहला संस्करण आया। हालांकि दास कैपिटल के 3 संस्करण में से दूसरा और तीसरा उनकी मृत्यु के बाद आए, लेकिन दास कैपिटल ही वो किताब है जिन्होंने पूंजीवाद पर, हालांकि उनके जो विचार थे जो शुरुआती अगर आप दौर मानते हो तो वो पूंजीवादी, मतलब आप कह सकते हो परंपरावादी अर्थशास्त्री रहे जो मुक्त बाजार प्रणाली में रहे, लेकिन उन्होंने पाया कि जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, जितनी भी फाइट हो रही है, जितने भी अनरेस्ट है अर्थव्यवस्था में, वो सारे के सारे पूंजीवाद की वजह से ही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले समाजवाद के ऊपर एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकाशित किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने पूंजीवाद का पतन एवं समाजवाद के विकास का एक भौतिक विश्लेषण किया। तो बच्चों, किस तरीके से पूंजीवाद का एंड होता है, किस तरीके से समाजवाद का उदय होता है, इसके बारे में हम पूरी की तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करें। उससे पहले हम आपको कुछ मान्यताओं के बारे में बता देते हैं जो कि कार्ल मार्क्स की कुछ मान्यता है। तो ये मान्यताओं को लेकर चलेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो उन्होंने समाज में 2 वर्ग माने, एक तो है संपत्तिजीवी जिसको आप पूंजीपति कह सकते हो, और श्रमजीवी जिसे आप श्रमिक भी कह सकते हो। श्रमिक को केवल उसके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी मिलती है, यानी कि श्रमिक को केवल उतने पैसे दिए जाएंगे जितना उसका जीवन चल जाए। तो आप ये मान लीजिए कि एक आम व्यक्ति है, भारत में रहता है, तो उसके लिए कम से कम जीवन चलाने के लिए 10,000, 12,000, 15,000 रुपये चाहिए। तो जो मालिक है वो उसको केवल 10,000 रुपये देगा। अगर उसको पता चल जाए किसी भी तरीके से कि वो 8,000 में अपना काम चला सकता है, तो जो मालिक है, कंपनी का मालिक है, वो उसे 8,000 रुपये ही देना शुरू करेगा। यानी कि हर श्रमिक को उसके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी दी जाती है, इससे ऊपर मजदूरी नहीं दी जाती है। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। इसके अलावा श्रम के कारण वस्तु का मूल्य होता है, जिसको कि हम श्रम का मूल्य सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ किसी वस्तु का जो मूल्य है उसमें लगे श्रम के आधार पर डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए एक शर्ट है, अब इस शर्ट को बनाने में 10 मान लीजिए श्रमिक लगते हैं, या एक श्रमिक 10 दिन में बना लेता है। अब एक ही मतलब है, आप कुछ भी समझ लीजिए कि एक श्रमिक 10 दिन में शर्ट बना लेता है, यानी कि 10 श्रमिक दिवस हम लिख लेते हैं, दिवस। और एक पैंट है जिसको बनाने में 20 श्रमिक दिवस लगते हैं, मान लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि शर्ट की तुलना में जो पैंट है वो दोगुनी कीमत रखेगा। यानी कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उसके वस्तु को बनाने में लगे श्रम के आधार पर ही निर्धारित होता है। ऐसा मानना था बच्चों कार्ल मार्क्स का। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के विचारों में इसके अलावा उनका ये मानना था कि पूंजीपति जो है वो श्रमिकों का शोषण करता है, श्रमिक समरूप है और वो पूर्णतः गतिशील है। आय और लाभ जो है, यानी कि आय को लाभ तथा मजदूरी के रूप में बांटा जाता है। यानी कि उनका मानना था कि 2 ही हैं, जो आय है या तो वो प्रॉफिट के रूप में डिवाइड हो जाएगी या मजदूरी के रूप में बढ़ जाएगी। प्रॉफिट पूंजीपति रख लेगा
और जो वेज है वो लेबर को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चलते कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। तो बच्चों उन्होंने सबसे पहले, अगर हम बात करें उनके सिद्धांतों की, देखिए बहुत आराम से समझिएगा, उन्होंने सबसे पहले इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। उनका मानना था कि समाज में जितने भी परिवर्तन हुए सब वर्ग संघर्ष की वजह से हुए हैं, लड़ाई झगड़े की वजह से हुए, अनरेस्ट की वजह से हुए, जितने भी परिवर्तन हुए हैं। और लड़ाई है किसकी? लड़ाई उन्होंने बताई संघर्ष की वजह, लड़ाई है उत्पादन की विधि की, यानी कि उत्पादन प्रणाली आप बोल सकते हो, और उत्पादन के संबंधों की, इनके बीच की लड़ाई है। उत्पादन की विधि मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि सिस्टम किस तरीके से हो रहा है, और उत्पादन के मतलब जैसे श्रम प्रधान तकनीक है या पूंजी प्रधान तकनीक है, संगठन किस तरीके का है। उत्पादन के संबंध मतलब श्रम, जो पूंजीपति है और जो श्रमिकों के बीच के संबंध की बात यहां पे कर रही है, यानी कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। हर पूंजीपति चाहता है कि उसका लाभ अधिकतम हो, और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वो श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देता है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही सारे के सारे वर्ग संघर्ष पैदा होते हैं। उत्पादन प्रणाली यानी कि उत्पादन की प्रणाली या उत्पादन विधि, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी कि इस प्रणाली द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तथा उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन संबंधों का निर्माण होता है। और जो उत्पादन जो प्रणाली है वो बदलती रहती है, यानी कि इस वजह से संघर्ष पाया जाता है बच्चों। इसके अलावा उन्होंने विकास की अवस्थाओं की चर्चा की। तो विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहला होता है आदिम साम्यवाद। ये वो स्थिति होती है जिसमें कुछ लोग हैं जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, कृषि होती है, जितना उत्पादन होता है वो खुद उसको खा लेते हैं, किसी भी तरीके का व्यापार नहीं होता, और अर्थव्यवस्था में बिल्कुल समानता होती है, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, और थोड़ी बहुत अगर संपत्ति होती भी है, यानी कि थोड़े बहुत अगर काम करते हैं तो वो होता है, लेकिन आमतौर पर लोग समूह में रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग क्या होंगे, कुछ कृषि से हटके भी कुछ लोग क्रिया करेंगे, या कृषि क्रियाओं के माध्यम से भी कुछ लोग पैसे इकट्ठे कर लेंगे, जो कि अमीर बन जाएंगे, और उस अमीर बनने की वजह से संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाएगा। यानी कि आदिम युग में ही एक नई व्यवस्था का जन्म होगा जिसको बोलते हैं दास प्रथा। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस युग में, आदिम साम्यवादी युग में, कुछ लोगों ने संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया, और संपत्ति पर अधिकार करने की वजह से ही उन्होंने पावर में आ गए। अब उन्होंने अपने यहाँ पे दास रखना शुरू कर दिया। यानी कि ये वही बात हो गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा पैसे कमा लिए, तो ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं वो कुछ लोगों को नौकरी पे रख लेते हैं। वर्तमान में तो नौकरी पे रखती है, लेकिन पुराने ज़माने में उनको दास रखा जाता था, यानी कि उनको सैलरी दी जाती होगी, लेकिन आमतौर पर वो बंधुआ मजदूर की तरह ही काम करते थे। तो भूस्वामी दासों से खेती करवाता था, और दासों से खेती करवाकर उत्पादन का जो बड़ा हिस्सा है वो अपने पास रख लेता था, और जो दास है उसको कुछ भी नहीं देता था। तो दासों के में भी वर्ग संघर्ष पैदा हुआ, और इस वर्ग यानी कि दास में और जो भूस्वामी उसमें वर्ग संघर्ष की वजह से एक नया वो पैदा हुआ जो साम्यवाद था। साम्यवाद में क्या होता है बच्चों, जो राजा है, राजा सारी संपत्ति का अधिकार ले लेता है, वो संपत्ति का मालिक बन जाता है। अब चाहे वो युद्ध में जीता हो, और संपत्ति का मालिक करने के बाद वो एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, साम्यवाद, जिसको बोलते हैं सामंत। एक सामंत यानी कि एक तरीके से एक व्यक्ति होता है जिसका काम होता है जागीरी पैसा इकट्ठा करना। अब वो भूस्वामियों से भी पैसा इकट्ठा करता है, किसानों से भी पैसा इकट्ठा करता है, और जो सामंत है वो पूंजीपतियों का भी शोषण करता है, और साथ ही साथ भूमिपतियों का भी शोषण करता है, साथ ही साथ किसानों का भी शोषण करता है। और इस सामंतवाद के बीच, सामंतवाद और जो भूस्वामी हैं उनके बीच संघर्ष पैदा हो जाता है। सामंतवाद और भूस्वामियों के बीच संघर्ष हो जाता है, और इस संघर्ष की वजह से एक नया सिस्टम पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं पूंजीवाद। अब पूंजीवाद में क्या होता है, देखिए पूंजीवाद जो है वो, इसके अंतर्गत जो राज्य है, सरकार है, वो पूरी तरीके से बाजार की क्रियाओं को स्वतंत्र छोड़ देती है। यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियां ही हर चीज निर्धारित करती हैं। हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने लाभों को अधिकतम करना होता है, और क्योंकि इस स्थिति में केवल अपने लाभों के बारे में सोचा जा रहा है, इसलिए समाज के बारे में कोई बात नहीं की जाती, या समाज के बारे में कुछ भी तरीके से सोचा नहीं जाता। तो बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कानून भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि पूंजीपति को फायदा मिले। सरकार भी उसी तरीके से कानून बनाती है कि पूंजीपति को फायदा मिले। अब पूंजीपति क्या करते हैं, अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से
श्रमिकों की जगह मशीनों को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। और इस बेरोजगारों की संख्या की वजह से एक नया एक वर्ग पैदा हो जाता है जो कि बेरोजगार है, जिसको उन्होंने आरक्षित सेना कहा। अब उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और उनके बीच संघर्ष की वजह से एक नया युग पैदा होता है जिसको बोलते हैं साम्यवादी अवस्था। यानी कि ये जो श्रमिक है ये यूनियन बना लेते हैं। अब इसकी वजह से समाजवादी अवस्था में समाज पे सभी लोगों पर, समाज के सभी वर्गों पर, मतलब संपत्ति पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार होता है। वर्ग विभेद की समाप्ति हो जाती है। केंद्रीय योजना अधिकारी जो है वो योजनाएं बनाता है जो कि सभी के लिए लागू होती हैं और सामाजिक हित की भावना से काम किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने माना कि जितने भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो सामंतवाद खत्म होना हो, चाहे वो पूंजीवाद का अंत हो, चाहे वो आप कह सकते हो एक तरीके से पुरानी स्थिति में दास प्रथा समाप्त होना हो, सभी का अंत वर्ग संघर्ष की वजह से ही हुआ है। संघर्ष की वजह से ही पहले दासों में और भूमिपतियों में संघर्ष हुआ, सामंतों में और भूस्वामियों में संघर्ष हुआ, पूंजीपतियों में और सामंतों में संघर्ष हुआ। इस तरीके से तमाम संघर्षों की वजह से ही जो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। बच्चों ये तो हमने आपको समझा। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। अतिरेक मूल्य का सिद्धांत बहुत पॉपुलर है, बहुत आपको याद रखना है। तो अतिरेक मूल्य के सिद्धांत के बारे में बच्चों हम अगली वीडियो में आप बच्चों को समझाएंगे और इसको हम अगली वीडियो से डिटेल कराएंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।